ठीक है, नोट्स आपको अभी नहीं दिए जाएंगे, पूरी प्रेजेंटेशन के साथ कोर्स खत्म हो जाएगा तब प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अभी आप हैंड रिटन खुद के बनाओ। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ू वर्ड को, ठीक है, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो किसी चीज को ऑपरेट करता है। किसको ऑपरेट करता है वो? कर्नल को, यानी कि जो हार्डवेयर होता है सिस्टम का उसको लोकेट मतलब ऑपरेट करता है। ठीक है, आसान भाषा में समझाऊं वैसे समझ नहीं आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी आसानी से, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या है। ठीक है, बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूँ आपको, आसानी से समझ आएगा क्यों जरूरत पड़ी इसकी। फॉर एग्जाम्पल ये लगा लो, मेरे पास एक पीसी है। ठीक है, पीसी में वैलोरेंट वगैरह ये गेम तो सभी खेलते होंगे, मान लो कोई भी गेम है। ठीक, लिखाई अच्छी नहीं आएगी भाई क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ। ठीक, ये मेरे पास कोई भी गेम है, एक गेम लगा लो ये। ठीक है, और मेरे पास है एक इंस्टाग्राम, तो सभी यूज करते ही हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और इसमें लिख देते हैं इंस्टाग्राम। ठीक, यहाँ पे मेरा गेम और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम है। इसको भी हटा ही देते हैं इरेजर से, एक सेकेंड, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना। सो गेम एंड इंस्टाग्राम है मेरा, दोनों मैं यूज कर रहा हूँ मेरे पीसी में या फोन ब्रो में। ये बहुत सही आ रही है ब्रो। हम्म, तो देखो मैं बता रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे समझना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूं, एक डेफिनेशन से बता दूं तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। तो इस तरीके से समझ लीजिए, हमारे पास एक गेम है। ठीक है, और एक हम चला रहे हैं साथ साथ में इंस्टाग्राम। अभी हमारे पास फोन में क्या क्या चीजें होती है ये तो पता ही होंगी सबको, चलो बता दो एक एक करके। कौन बताएगा, कोई भी एक बंदा बताओ, कौन सी चीजें होती है हार्डवेयर से रिलेटेड। देखो, एक तो हो गया हमारा सीपीयू। ठीक है, एक हो गया हमारा जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। मेमोरी, मेमोरी का मतलब यहाँ से रैम पे है। ठीक है, और क्या होता है, सीपीयू हो गया, ग्राफिकल मेमोरी होगी, और इनपुट आउटपुट। ठीक है, आईओ डिवाइसेस हो गए, ये सारे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर मैं एक टाइम पे गेम चला रहा हूँ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता। अगर मैं गेम ही चला या इंस्टाग्राम ही चला रहा हूँ तो वो क्या करता। अब यहाँ पे कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है तो क्या करेगा, ये कोशिश करेगा पूरी पूरी मेमोरी घेरने की। ठीक है, हालांकि इसको जरूरत नहीं है उतनी मेमोरी घेरने की। ठीक है, इंस्टाग्राम होता कितना है, लगभग 28 MB। मेरा कहने का मतलब यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है, अगर उसका कम कंजप्शन है तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या करेगा, वो ज्यादा कंजप्शन करने लगेगा, जीपीयू का, सीपीयू का। ठीक है, मेमोरी का, इन सब का वो ज्यादा कंजप्शन करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सीपीयू है वो उतनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, और क्रैश करेगा। दूसरी बात, अगर इंस्टाग्राम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ऑपरेट करने के लिए, नेविगेट करने के लिए कुछ तो चाहिएगा ना भाई, वो काम कैसे करेगा। ठीक है, तो फिर उसको काम कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। ठीक है, और अगर मैं इंस्टाग्राम में इतना सारा कोड लिखूंगा, अब मान लो मैं इंस्टाग्राम की कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम का कोड लिख दिया, कोड मैंने बहुत एफिशिएंसी से लिख दिया, बहुत बड़ा कोड हो गया, इससे क्या होगा, जो मेरा एप्लीकेशन होगा, जो यहाँ पे 50 MB का बनना चाहिए था वो 500 MB का बनेगा, राइट। और फिर उससे क्या होगा, फोन की जो मेमोरी है उसका कंजप्शन ज्यादा होगा, जीपीयू का कंजप्शन ज्यादा होगा, सीपीयू का कंजप्शन ज्यादा होगा। ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे भी फर्क पड़ेगा उससे। यानी कि जितनी ज्यादा हम इसकी कोडिंग बढ़ाएंगे एप्लीकेशन की, उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। और इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐसा यूज करते हैं कि ऑटोमेट हो सके, कम से कम कोड लिखना पड़े। ठीक है, जितना हैवी कोड होता है ना एप्लीकेशन का, मतलब उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस खत्म होती है। ठीक है, एंड गेम की बात करें, अब मान लो इंस्टाग्राम तो चल रहा था भाई, चलो मजे से चल गया ये, अगर मैं अब साथ में गेम भी चला दूं तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो भाई क्रैश हो जाएगा, ये पंखे फट जाएंगे इसके बिल्कुल। ठीक है, चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखो सब कुछ तो इसने ये घेर के बैठा है पहले से, गेम को कहाँ जगह मिलेगी मेरे, कहीं पे भी नहीं मिलेगी।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अगर मान लो गेम में भी मैं कोडिंग कर दूं, ठीक है भाई, इसको भी मैं ऑपरेट कर दूं कि भाई तुझे इतना सीपीयू लेना है, इसको इतने जीपीयू की जरूरत है, तो पता कैसे चलता है इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है ना, एप्लीकेशन के साथ कोलैब करके। और वो कोलैब होता किस वजह से है, दोनों के बीच में एक इंटरफेरेंस होता है लैंग्वेज का, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वही मैनेज करता है ये सारा कंजप्शन, इस एप्लीकेशन को इतना मेमोरी देना, इतना जीपीयू, ये टास्क ऐसे ऐसे मैनेज करने, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो समझ आ गया होगा आप सभी को अब तक तो। अब मान लो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होता हमारे पास, ना तो हमें इंस्टाग्राम में अलग से कोडिंग करनी पड़ती, ना गेम के लिए कोडिंग करनी पड़ती, यानी कि ज्यादा बल्कि नहीं होगा कोड, इससे ज्यादा बल्कि नहीं होगा तो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। ये बात आगे समझ में, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा, किसी को कुछ समझ आया हो तो। रिस्पॉन्सिव का मतलब वो कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, ठीक है, लेटेंसी नहीं आएगी उसमें ज्यादा। अब आप गेम खेल रहे हो, 500 MB का तो गेम होता ही है हमारा लगभग, अगर हम एक अच्छा गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे, ठीक है, या पीसी पे भी खेल रहे हैं, तो 1-1.5 GB का तो होता ही है। अब वो अगर 10,000 MB का हो जाएगा, यानी कि लगभग 10 GB का गेम हो जाएगा 1 GB वाला, तो फिर कैसा रहेगा, हमें उसके अंदर ही ऑपरेट करना पड़ेगा सारी चीजों को, तो फिर उससे क्रैश करेगा जो हमारा सिस्टम है वो। तो इसके लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर होता है ना, उन दोनों को इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या है, वैसे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक्सप्लेनेशन में पूरा, बाकी अभी मैं इसकी हिस्ट्री बताने वाला हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बस डेफिनेशन आपको आइडिया हो जाएगा होता क्या है, ठीक है। या ये तो मैंने देसी लैंग्वेज में बता दिया कि इंटरफेस होता है यूजर एंड सिस्टम के बीच में, या आप ये बोल सकते हो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। सो अभी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं भाई, बोलो नहीं, क्लास में डाउट हो तो लास्ट में पूछ लेना ना। तो अभी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, कैसे बना, ठीक है, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, वो पढ़ेंगे अभी। देखो जो स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे ना हमारे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे, वो क्या करते थे, कुछ भी काम नहीं करते थे, वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस करते थे, और एक प्रोसेस भी ले दे के होता था उनसे, ठीक है, यानी कि कह सकते हो, यानी कि बहुत मुश्किल से ऑपरेट कर पाते थे वो, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना था ना, इसको ना 4 भागों में बांट दिया गया जनरेशन के हिसाब से। जो सबसे पहले बने थे उसको फर्स्ट जनरेशन के नाम से जाना गया, ठीक है। जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे ना, वो फर्स्ट जनरेशन वाले आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन, इस तरीके से ना डिवाइड कर रखे, पहले ये डिवाइडेड नहीं थे, लेकिन अभी पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के हिसाब से। फिर आए थे थर्ड जनरेशन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर इसके बाद आए थे फोर्थ जनरेशन वाले, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आराम से पढ़ेंगे हम सारा, विंडोज कैसे डेवलप हुआ, लिनक्स कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे उसको आइडिया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो थ्योरी है बेसिक, वो क्लियर कर लेते हैं हम अपनी। एक सेकंड में गेट बंद कर लूँ, ये कुत्ते की आवाज आ रही है भाई, भौंकने की। हाँ, तो कहाँ थे हम, फोर्थ जनरेशन पे, ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ते, जो मेरा फर्स्ट जनरेशन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो किस टाइप से बना था। देखो, ये कोई स्टार्टिंग में ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना था, स्टार्टिंग में जो ये था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना था, ठीक है। आप बोलोगे इसको फिर फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं,
मैं बताता हूँ क्यों बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, ये बस एक हार्डवेयर था, लाइक वैक्यूम ट्यूब्स थी इसमें, वैक्यूम ट्यूब्स का बना हुआ था। मैं आपको इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगा, इमेजेस में देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। अभी मेरे को मिले नहीं तो प्रेजेंटेशन बना नहीं पाया मैं, इसलिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारी इमेजेस देख लेना आराम से। और एक प्लग बोर्ड करके होता था हमारा, ठीक है। सो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स और प्लग बोर्ड से मिलके बनता था ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फर्स्ट जनरेशन का था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें एक प्रोसेस भी ले दे के चलेगी, बिल्कुल मुश्किल से रन होगी, ठीक है। तो इसमें ना कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता था, नो प्रोटेक्शन। अब भाई चीज ही ढंग से नहीं चल रही है तो प्रोटेक्शन क्या घंटा करेंगे, राइट। फिर इसके बाद होता था जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स और प्लग बोर्ड थे, तो अब ये सारी चीजें क्या करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी का हाई कंजप्शन कर तो करेंगी, है ना। तो इसके ड्रॉबैक्स हैं कुछ, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता था इसमें, ठीक है। और फिर जो ये थे सीरियल प्रोसेसिंग करते थे ये, सीरियल प्रोसेसिंग कैसे। अब देखो हमने एक प्रोसेस चला दिया ना, तो वो प्रोसेस खत्म होने के बाद ही दूसरा चलेगा, ठीक है। हम एक साथ दूसरी प्रोसेस नहीं चला सकते थे इस वाले जो फर्स्ट जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें। भाई कोई स्पेलिंग गलत हो तो बता देना, ठीक है, कि मैं अभी जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ और इतना ध्यान भी नहीं है, ठीक। और जो ये सीरियल प्रोसेसिंग करते थे, ये वर्क करते थे मशीन लैंग्वेज के ऊपर। पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है, मशीन लैंग्वेज थी बस, मशीन लैंग्वेज पे वर्क करते थे ये, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल कौन सा था वो, नाम ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, ENIAC, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ENIAC का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल, ठीक है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटर होगा, हाँ, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये चीजें आपको सीखने को मिलेंगी लेकिन अभी नहीं, बहुत आगे। बाकी ये चीजें एग्जाम्स में आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और मैं जितना चाहता हूँ कि भाई आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाए, वो चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें करवा रहा हूँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं अपनी तरफ से। बाकी तो खुद की मेहनत है आपकी, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन वालों की बात कर लेते हैं। सेकंड जनरेशन वाले जो थे वो, जब आजादी हो गई थी ना अपने भारत की, यानी कि 1950-55 के आसपास, तभी ये सेकंड जनरेशन वाले लॉन्च हुए थे। और इनका लॉन्च होने का कारण क्या था वो तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि जो ये वाले थे ना, इसमें ना तो प्रोटेक्शन था, ठीक है, और ये सीरियल प्रोसेसिंग करते थे, ओनली मशीन लैंग्वेज बेस्ड थे, और इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता था। तो भाई इतना तो बनता है ना, चल रही है ना, हाँ ठीक है। तो इतना तो बनता है ना भाई कि इन सभी चीजों को वो फेस ना करें, ठीक है। इन सभी से बचने के लिए सेकंड जनरेशन का जो आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन लगभग 1990 1955 से लेके और 1970s तक चला था, ठीक है। जब तक ये कंप्यूटर, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स चले थे, ऑपरेटिंग सिस्टम चले थे, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया था हमारा, बैच बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये चीज समझनी है अभी हमें, ठीक है। हम्म, तो पहले एक सेकंड, ठीक। अभी देखो मेरे पास है ये, ठीक है, मैं बना लेता हूँ पहले।
तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता था? देखो, पहले हमने सीरियल पढ़ा था, तो सीरियल में क्या होता था, एक काम के बाद ही दूसरा होता था। मान लो ये मेरा 1 है, ठीक है, ये दूसरा काम है, यानी कि टास्क, ये तीसरा है, ये चौथा, और ये पांचवा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें होता था, मतलब सेकंड भी ले लो, यानी कि ये सिमिलर है, किसके, ये 1 के सिमिलर है, ठीक है। यानी कि 1 से मिलता जुलता टास्क है ये, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ A1, ठीक है। ये भी 1 से मिलता जुलता है, इसको नाम दे दिया A2। ये भी 1 से मिलता जुलता है, इसको नाम दे दिया A3, ठीक है। टास्क मतलब जो एक तरह के होते थे ना, उनका सबका एक बैच बना देता था ये ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता था, जो टास्क एक तरह के होते थे ना, उनका एक बैच बना के फिर टास्क परफॉर्म करता था बैच वाइज, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन के थे उनमें सीरियल वाइज होता था ऑपरेशन, और जो सेकंड जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें बैच वाइज होता था, ठीक है। समझ आया? यानी कि उनमें जो एक तरीके के टास्क होंगे, ठीक है, एक तरह के टास्क होंगे, वो उनका एक बैच बन जाएगा और वो फिर बैच वाइज परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर काम करते थे। और इन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में देखो, जो पहले वाले थे ना, मेरे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनमें हम क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स एंड प्लग बोर्ड, राइट। और इस वाले में क्या यूज किया उन्होंने, उन्होंने ट्रांजिस्टर लेके आ गए भी, ठीक है। जिससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत कम हो गया जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन था ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम हो गया, ठीक है। इसमें प्रोटेक्शन तो आया, क्योंकि इसमें देखो भाई, इसने अलग अलग भागों में बांट दिया था टास्क को, ठीक है, बैच वाइज कर दिया था। तो इसमें प्रोटेक्शन तो आया, लेकिन बहुत मिनिमल था, ठीक है, बहुत कम प्रोटेक्शन था, तो मिनिमल प्रोटेक्शन रहा इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें एक और चीज ऐड कर दी। पहले बस क्या होता था कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और वो काम करता था किसके बेस पे, बस वैक्यूम ट्यूब्स और प्लग बोर्ड के बेस पे, और वो एक टाइम पे एक ही काम करता था, सीरियल वाइज काम करता था। करता ये भी एक टाइम पे एक है, लेकिन ये एक तरह के काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद मिनिमल प्रोटेक्शन था उसमें, और इसमें हमने क्या डाल दिया, इनपुट आउटपुट, जो हमारे डिवाइसेज है ना, आईओ डिवाइसेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है, इनके ऑपरेशन। Your वॉइस नहीं mic आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। sound नहीं आ रही है, voice sound। voice वॉइस गई। Unmute यार। वॉइस प्रॉब्लम ब्रो, यार वॉइस प्रॉब्लम। ओके ब्रो, ओके hello वेट। hello अच्छा, अब आ रही है? या हाँ हाँ बता अब आ रही है। बता देना। हाँ, बता दिया करो, म्यूट हुए तब। तो देखो, जो ये सेकंड जनरेशन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम थे, इनमें क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये बैच वाइज परफॉर्म करते थे, ठीक है। इनमें ट्रांजिस्टर्स आ गए, जिससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन थोड़ा सा कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। फिर इसके बाद ये बैच वाइज परफॉर्म कर रहा है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्शन भी मैनेज करने लगे ये, ठीक है। अब इसका एक ड्रॉबैक क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था, जैसे ही हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई भी ऑपरेशन कराते थे ना, तो जो ये प्रोसेसर था वो आइडल रहता था। आइडल मतलब वो कोई भी चीज परफॉर्म नहीं करता था। मान लो हमने कोई प्रोसेस छोड़ दिया 80% पे, ठीक है, और मैंने माउस से यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो वो 80% पे ही अटका रहेगा जब तक माउस का फंक्शन पूरा नहीं हो लेता, जब तक माउस का दिया गया ऑपरेशन पूरा नहीं हो लेगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जब कोई भी ऑपरेशन देते थे, तो प्रोसेसर इसमें आइडल रहता था, यानी कि वो कोई काम नहीं करता था, जहां था वहीं पे वहीं के वहीं अटक जाता था, ठीक है। ठीक। तो इसमें मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑपरेशंस पे प्रोसेसर आइडल रहता था, ठीक है, ऑलवेज। अब इसने क्या किया, इससे बंदों को थोड़ा सा डेवलपमेंट आने लगा इसमें, ठीक है। इसने एक मतलब फाउंडेशन बना दिया, एक नींव रख दी। किसकी नींव रख दी? अब भाई हमें पता चला ना, स्टार्टिंग में तो एक ही सीरियल वाइज काम करता था। अब इसी से आइडिया लगा बंदों को कि भाई इसमें इसने बैच वाइज किया है ना, तो इसका मतलब एक एक तरह के टास्क को इसने बैच में कन्वर्ट कर दिया। तो बंदों को फिर इससे आइडिया आया कि भाई मल्टीटास्किंग बनाना चाहिए, यानी कि एक टाइम पे कई कई काम करे ऐसा, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, फाउंडेशन बना दिया। इट व्यूल्ड फाउंडेशन फॉर मल्टीटास्किंग
ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब फिर इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की, साथ साथ में लिखते रहना भाई, मैं दूंगा नहीं है, ठीक है, किसी को। थर्ड जनरेशन, और रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिलेगी, जिसका मिस हो गया हो गया। थर्ड जनरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, अब उनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसमें से ना अगर हम इसको रट्टा मारेंगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है, और याद रखना भी नहीं है, मतलब इतनी जो, अरे कंट्रोल जेड, मतलब जो इतनी डीप चीजें वो याद रहती भी नहीं है, ठीक है। तो इसको एक स्टोरी की तरह याद रखो। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ वैक्यूम ट्यूब थी और प्लग बोर्ड था, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था, कोई प्रोटेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी का हाई कंजप्शन होता था और सीरियल प्रोसेसिंग करते थे, यानी कि एक प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होता तब तक दूसरा करेगा नहीं वो, और ये मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये था सबसे पहला, ठीक है, जो ओएस बना था। ठीक। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया, यानी कि बैच वाइज इसने टास्क को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ। ट्रांजिस्टर का यूज क्यों किया गया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हाई होता था, और जब ट्रांजिस्टर्स आए तो ट्रांजिस्टर उसी टाइम पे आए थे, ठीक है, 1950 के आसपास ये मतलब हाइक बना था ट्रांजिस्टर्स का, हर इलेक्ट्रिक डिवाइस में ट्रांजिस्टर यूज होना शुरू हो गए थे, ठीक है। सो फिर इसमें थोड़ा सा मिनिमल प्रोटेक्शन है, यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्शन आने लगा इसमें। फिर इसका एक ड्रॉबैक क्या था सबसे बड़ा, कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जब भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता था तो प्रोसेसर वहीं के वहीं अटक जाता था। मान लो कोई प्रोसेस अभी चल रहा है, 40% कंप्लीट हुआ तो 40% पे अटका रहेगा जब तक ये इनपुट आउटपुट डिवाइस अपना ऑपरेशन पूरा नहीं कर लेता, ठीक है। इसने एक फाउंडेशन तो बना दिया भाई मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि लोगों को आइडिया लग गया अब कि उसने बैच वाइज किया है ना, तो हम टास्क वाइज कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से जन्म हुआ जो मेरा थर्ड जनरेशन की ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वे लगभग आए थे 1970s के आसपास, 1965 या 70s, उसके आसपास ये आना शुरू हो गए थे मार्केट में, ठीक है। इसमें क्या क्या हो गया था, देखो एक तो सबसे बड़ी बात इसी का फाउंडेशन था ना, तो मल्टीटास्किंग बोल लो या मल्टीपल टास्किंग बोल लो, यानी कि मल्टीटास्किंग लिख देता हूँ, मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीपल टास्किंग करने लग गए थे ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और पहले बस मशीन प्रोग्रामिंग पे बेस्ड था, यानी कि मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आने लगी, मल्टीपल लैंग्वेजेस आ गई, ठीक। और क्या इसमें इवोल्यूशन हुआ थर्ड जनरेशन में आने के बाद, इसमें ऑनलाइन स्टोरेज आने लगी, ठीक है। अभी क्लाउड बोल सकते हो ना आप, तो क्लाउड स्टोरेज था, ठीक है। जैसे डेटा स्टोर करते हैं ना ऑनलाइन, अभी डेटाबेसेस बनाते हैं हम, साइट्स पे यूजर्स का डेटाबेस स्टोर करते हैं, ताकि साइट के डेटाबेस में अगर कोई भी लॉगिन करता है तो उसका क्रेडेंशियल वहाँ पे स्टोर हो जाए। तो विंडोज ने किया था ये सबसे पहले आई थिंक, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो अभी सबके सामने है, मतलब ज्यादातर लोग यूज करते हैं, वो हमारा विंडोज ही है। तो विंडोज ने ऑनलाइन क्रेडेंशियल जो थे उनको सेव करना स्टार्ट किया। थर्ड जनरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए उनमें ऐसा सिस्टम आया था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन क्रेडेंशियल, ऑनलाइन स्टोरेज बोल सकते हो, ऑनलाइन स्टोरेज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर किस किस चीज को करता था वो भी वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर किस किस चीज को करता था। सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम्स ही हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, सिस्टम के प्रोग्राम होंगे, सिस्टम के प्रोग्राम्स हो गए, और डेटा हो गया, यूजर डेटा हो गया, है ना। और किस किस चीज को स्टोर कर सकते हैं, यूजर प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। और क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, लाइब्रेरीज हो गई। लाइब्रेरीज आप कोडिंग करोगे तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। फिलहाल यही समझ लो, लाइब्रेरीज एक तरीके का मतलब हेल्पिंग हैंड है, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें क्या आया, पहले तो ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन था वो बहुत कम कर दिया था, ठीक है, पहले के रिलेटेड। अब थर्ड जनरेशन में क्या आया, उस टाइम पे ना 1962 के आसपास,
इंटीग्रेटेड सर्किट आने लगे थे। इंटीग्रेटेड सर्किट समझते हो, आईसीज जो आपकी हर एक चीज में लगते हैं, म्यूजिक सिस्टम हो गए, ठीक है, या कोई भी मदरबोर्ड हुआ, हर एक मदरबोर्ड में आईसी आपको मिल ही जाएगी लगभग लगभग, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं जिसको, ठीक है। सो आईसी यहाँ पे हो गई थी डिलीवर, ठीक है। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट आने के बाद क्या हुआ था कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन था ना, पहले के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो गया था, है ना। और इससे फिर इसी से मतलब लैपटॉप्स वगैरह थे ना जो, उनमें बैटरीज की खपत कम होने लगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होने लगी, तो उससे क्या हुआ, इन्होंने बैटरीज वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी, यूपीएस वगैरह का आविष्कार हुआ, ये सारी चीजें बनने लगी फिर उसके बाद। क्योंकि देखो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता तो भाई बैटरीज का वो सोच ही नहीं सकते थे, या यूपीएस वगैरह का वो सोच ही नहीं सकते थे इस टाइप से, है ना। अब जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए तो उनमें उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन और कम कर दिया, ठीक है। और इनमें नो स्टारवेशन हुआ भाई, नो स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है भूखा मरना, ठीक है। यानी कि इसमें नो स्टारवेशन था। नो स्टारवेशन से क्या मतलब है, देखो जो पहले के मेरे जितने भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में पढ़ा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते थे, मान लो एक टास्क अटक गया है, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा जब तक तो वो हिलेगा ही नहीं दूसरा टास्क, राइट। ऐसा ही होता था, यानी कि दूसरे बैच का टास्क होगा ही नहीं जब तक फर्स्ट बैच का पूरा नहीं होगा, राइट। तो इसमें क्या था, थर्ड जनरेशन वाले में इसमें नो स्टारवेशन था, ये मल्टीटास्किंग हो गया था ना, तो इसमें दूसरे के मतलब रुकने का, पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ता था, ठीक है। एक प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन कर सकता था, ठीक है। तो इसमें नो स्टारवेशन था, ये इसका एक बेहतरीन फीचर आया। इसके बाद आ जाते हैं मेरे फोर्थ जनरेशन के, जो अभी तक चले हुए हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फोर्थ जनरेशन, वेट, फोर्थ जनरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए वो लगभग देखो ये वाले मेरे 1975 तक चले, 1980 तक लगा लो, ठीक है। तब तक ये चले मेरे थर्ड जनरेशन वाले, और इसके बाद फोर्थ जनरेशन वाले आ गए। फोर्थ जनरेशन वाले अपने आप में इवोल्यूशन थे, ठीक है। क्योंकि फोर्थ जनरेशन आने के बाद अभी तक देखो कितना, जितना भी अभी इवोल्यूशन हुआ है ना, वो सारा फोर्थ जनरेशन आने के बाद हुआ है, ठीक है। तो ये आई थी 1980s के आसपास। इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्किंग को डिस्क्राइब किया, ठीक है। पहले देखो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, मतलब एक ही सिस्टम हुआ करता था, उसी पे काम करना मुश्किल हो रहा था। काम क्या, एक ही टास्क करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस पे सीरियल वाइज टास्क होते थे, जब तक एक पूरा नहीं होगा दूसरा चलेगा नहीं भाई, ठीक है। और सेकंड में हमने बैच किया कि बैच वाइज था, इसमें अगर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमने ऑपरेशन कर दिया तो टास्क वहीं अटक जाता था। थर्ड में आके थोड़ा मल्टीटास्किंग हुआ था हमारा, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग आने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि एक कंप्यूटर में तो हम बहुत सारे फंक्शन करा ले रहे हैं, बहुत सारे टास्क करा ले रहे हैं, लेकिन एक कंपनी के अगर हम भी आप पे देखें, नेटवर्क के हिसाब से देखें, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क होता है दो या दो से ज्यादा नोड्स जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। नोड्स मतलब नेटवर्क में कोई भी डिवाइस हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, एनीथिंग, ठीक है। किसी भी तरह का नेटवर्क हो गया, मतलब किसी भी तरह का डिवाइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कि कोई भी दो कंप्यूटर नोड्स होंगे मेरे पास, तो वो एक दूसरे से जुड़ के नेटवर्क बना लेंगे, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना, क्योंकि उस टाइम पे कंपनीज खुल रही थी बहुत सारी आईटी सेक्टर में, ठीक है। सबको कंप्यूटर्स प्रोग्रामर्स चाहिए थे, ठीक है, इस फील्ड में बहुत इवोल्यूशन चल रहा था। तो फोर्थ जनरेशन ने कंप्यूटर नेटवर्किंग यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया था, जिसने एक बहुत ही बड़े इवोल्यूशन का काम किया हमारी 21st सेंचुरी के लिए, ठीक है। सो अब इसके बाद आता है हमारा, इसने क्या क्या और प्रोवाइड किया हमें। अभी देखो पहले ग्राफिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती थी, फोर्थ जनरेशन आए ना फिर ग्राफिक्स आने लगे थे, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहले ना इंटरफेस बहुत खराब होता था ऑपरेटिंग सिस्टम का। मेरे को मिली ना प्रेजेंटेशन, तो जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ेंगे अभी लिनक्स वगैरह के साथ, तो जब आपको दिखाऊंगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन में, तो बहुत ही गंदा इंटरफेस होता था उनका, यूजर इंटरफेस। ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन बेस ही होते थे, ठीक है। उनमें एक पेज का कोड लिखो जब एक काम होता था इस तरीके की, और अब तो एक क्लिक में ही काम हो जाता है,
है ना। तो 4th जनरेशन ने बहुत बड़ा इवोल्यूशन लेके आया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब GUI इसकी शॉर्ट फॉर्म, साथ साथ में बताते चले, क्योंकि भाई आगे टर्म्स में शॉर्ट में यूज करने वाला हूँ मैं भी, आप लोगों को समझना आए। बहुत सारे लोगों को नहीं आती है समझ, और बहुत से आप में प्रो भी होंगे जिनको सब कुछ आता होगा, ठीक है। इसमें भी वही सेम, नो स्टारवेशन, इसमें भी इनको मतलब वेट नहीं करना पड़ता था एक टास्क को पूरा होने के लिए, मल्टीटास्किंग था ये भी, ठीक है। इसमें CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता था, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ CPU। अब देखो भाई, एक बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज्ड है सारी चीजें, ठीक है। हर एक चीज को अपने हिसाब से रैम मिल रही है, हर एक चीज को अपने हिसाब से ग्राफिक्स मिल रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज को अपने हिसाब से स्टोरेज मिल रही है, ठीक है। तो फिर अपने मुताबिक वो स्टोरेज, रैम, CPU सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर भाई काम भी अच्छे से होगा ना उसमें। तो CPU भी उसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे होता था, यानी कि CPU का एक अच्छे तरीके से यूज होता था उसमें। सबसे ज्यादा मैनेज था ये 4th जनरेशन वाले जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम थे ये, ठीक है। और ये हाई प्रायोरिटी भी होती थी इनमें, मैं बताता हूँ हाई प्रायोरिटी पे कैसे वर्क करते हैं, अभी भी चलता है। तो हाई प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन होता है इनमें। तो हाई प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? अब देखो मैं कोई प्रोग्राम रन कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अब मान लो मेरे बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है, मैं यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो प्रोग्राम मैं अभी चलाऊंगा करंट में, तो जो मेरा सारा ध्यान है मेरे कंप्यूटर का, जो सारी मेमोरी है या CPU है, वो ज्यादा फोकस किस पे करेगा? जो भी करंट में चल रहा है उस पे। बैकग्राउंड वाले पे तो कम CPU यूसेज होगा ना, राइट। तो वही है इसमें प्रायोरिटी का मतलब, ठीक है। हाई प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन होता था इसमें, यानी कि जो करंट में प्रोग्राम चल रहा है उसको मैक्सिमम प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। बाकी जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में चलेंगे वो भी, लेकिन उनको जो हमारा करंट में चल रहा है प्रोग्राम उसके रिस्पेक्ट में उनको कम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स आने लगे, पहले तो सिंपल प्रोग्राम्स थे, अब इनमें आने लगे सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही सॉफ्टवेयर है, पता होगा, यहीं से सॉफ्टवेयर का जन्म हुआ था। तो ये थे मेरे 4 टाइप्स के 4 जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अब इनको कोई वो मत समझ लेना प्रोसेसर बता रहे हैं, 1st जनरेशन प्रोसेसर, प्रोसेसर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस मतलब थ्योरी में तो इतना ही बताऊंगा, बाकी आपको और चीजें बताने वाला हूँ। किसी को नोट करना हो तो बता दो भाई, मैं कर लेता हूँ भी। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, रुको ले लो स्क्रीनशॉट। एक बार 4th जनरेशन दिखा देना। ये लो। अब इसके बाद चलेंगे स्टोरीज पे, एक छोटी सी स्टोरी, मजा भी आएगा सुनने में। तो ये थे आपके 4 जनरेशन के मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वे, ठीक है। इनमें से मतलब ज्यादा कुछ समझने का था नहीं, मैंने आपको बता दिया लाइन वाइज। इनमें थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन होता गया, और ये 4th जनरेशन अभी तक चल रहा है हमारा 2023 तक, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन हुआ है इनमें, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा भी बहुत ज्यादा है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका इवोल्यूशन हुआ था। क्यों बना था ये, कैसे बना था, किस तरीके से बना था, क्या आइडिया आया था बनाने वाले को, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कैसे बने थे, वो सारी स्टोरीज भी आपको बता दी जाएंगी टाइम टू टाइम। लेकिन अभी हम ध्यान दे रहे हैं एग्जाम बेस पे, वो चीजें भी जरूरी है लेकिन ये चीजें ज्यादा जरूरी है, कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। अब CS से बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे, और BCA कर रहे हैं तो भी पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट सेम में कंप्यूटर बेसिक्स की एक बुक होती है आपकी, है ना। हाँ पढ़ा है भाई। हाँ, उसमें बताते हैं ये सारी चीजें, बाकी वो बुक पढ़ लोगे तो अच्छा रहता है। और बाकी बुक पढ़ोगे ना तो बोर हो जाओगे, अगर किसी का सुन के पढ़ते हैं ना तो मजा आता है और समझ में भी ठीक आता है, इसलिए टीचर्स होते हैं। लेकिन कॉलेज के टीचर्स हम सभी जानते हैं कैसे होते हैं,
मोस्ट ऑफ देम ऐसे होते हैं, मतलब उनका समझ नहीं आता है कुछ भी, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, समझा तो वो अच्छा रहे लेकिन समझ नहीं आता है तरीका। तो यहाँ पे आप पूछ लेना क्लास के बाद, किसी को डाउट हो तो। अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा, इसको सेव कर देता हूँ।